भारतीय अंग्रेजी साहित्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। सोचिए, एक देश अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, अपनी पहचान बना रहा है, लेकिन अपनी कहानी कहने के लिए उसे भाषा इस्तेमाल करनी पड़ रही है अपने शासकों की, अंग्रेजी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी दुविधा थी। तो सवाल ये है कि आप अपने कॉलोनाइजर की भाषा में एक नई राष्ट्रीय पहचान कैसे बनाते हैं? हाँ, इसी सवाल के 3 अलग-अलग जवाब बनकर उभरे हमारे शुरुआती कथा साहित्य के 3 स्तंभ, मुल्कराज आनंद, राजा राव और आर.के. नारायण। बिल्कुल, ये 3 स्तंभ। हमारे पास इग्नू के एमए अंग्रेजी पाठ्यक्रम से कुछ बेहतरीन स्रोत हैं जो इन लेखकों के योगदान की पड़ताल करते हैं। जी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों ने अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को तोड़ मरोड़कर अपनाकर भारतीय आत्मा की आवाज कैसे बनाया। और ये सवाल ही इस पूरी चर्चा की नींव है। मतलब ये समझना जरूरी है कि उस दौर में उपन्यास ही क्यों चुना गया। हाँ, कविता या नाटक क्यों नहीं? सही बात है। वजह ये थी कि भारत एक बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक मंथन से गुजर रहा था। जाति, धर्म, गरीबी, परंपरा, आजादी की लड़ाई, मतलब बहुत सारे मुद्दे थे। बहुत सारे। इतने जटिल मुद्दे थे कि उन्हें समेटने के लिए एक बड़े कैनवस की जरूरत थी, और उपन्यास ने लेखकों को वो कैनवस दिया। अच्छा। जहां वो किरदारों और कहानियों के जरिए पूरे समाज का एक तरह से एक्सरे कर सकते थे, जो शायद कविता की कुछ पंक्तियों में मुमकिन नहीं था। ये सिर्फ साहित्य नहीं था, ये एक तरह का सामाजिक दस्तावेज बनने जा रहा था। यानी ये कलात्मक चुनाव से ज्यादा एक जरूरत थी। बिल्कुल, एक जरूरत। और इसी जरूरत को सबसे पहले और सबसे तीखी आवाज दी मुल्कराज आनंद ने। जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि वो सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि एक एक्टिविस्ट थे, जिनकी कलम ही उनका हथियार थी। हाँ, एक्टिविस्ट। उनका उपन्यास अछूत, अनटचेबल, देखिए, एक सफाई कर्मी बाखा की जिंदगी का सिर्फ एक दिन, लेकिन उस एक दिन में उन्होंने सदियों की पीड़ा और अन्याय को निचोड़ कर रख दिया है। आपने हथियार शब्द का इस्तेमाल किया और वो बिल्कुल सटीक है। आनंद के लिए लेखन कोई आरामदायक काम नहीं था, वो एक लड़ाई थी। वो लंदन में बैठकर भारत के बारे में अच्छी अच्छी रोमानी कहानियां नहीं लिख रहे थे। वो समाज की सबसे दुखती रग पर उंगली रख रहे थे। बिल्कुल। और अछूत की सबसे कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ जाति प्रथा की क्रूरता नहीं दिखाते, वो बाखा के मन के अंदर उतर जाते हैं। का उसकी भावनाओं को दिखाते हैं। हाँ, हम उसकी बेबसी, उसके गुस्से और एक बेहतर जिंदगी के लिए उसकी तड़प को महसूस करते हैं। जब उसे गलती से छू जाने पर गालियां पड़ती हैं तो वो सिर्फ एक घटना नहीं होती, वो उसके वजूद पर एक हमला होता है। बिल्कुल, उसके वजूद पर हमला। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि आनंद के लेखन में एक तरफ गांधी का प्रभाव दिखता है, मानवीय गरिमा की बात होती है, और दूसरी तरफ मार्क्सवाद का असर भी है। हाँ, जहाँ वो वर्ग संघर्ष और शोषण की परतें खोलते हैं। ये दोनों विचारधाराएं तो काफी अलग हैं। उन्होंने इन दोनों को एक साथ कैसे साधा? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, आनंद इन दोनों विचारधाराओं को एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि पूरक मानते थे। अच्छा। गांधी से उन्होंने सीखा कि हर इंसान, चाहे वो कितना भी दबा कुचला हो, उसकी गरिमा सबसे ऊपर है। इसलिए बाखा सिर्फ एक पीड़ित नहीं है, वो एक सोचने समझने वाला इंसान है। और मार्क्सवाद से उन्होंने उस ढांचे को समझा जो इस शोषण को बनाए रखता है। वो ये दिखाना चाहते थे कि ये सिर्फ कुछ बुरे लोगों की बात नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम ही ऐसा है। सही बात, पूरा सामाजिक और आर्थिक ढांचा ही अन्याय पर टिका है। तो गांधी ने उन्हें क्या कहना है ये सिखाया, यानी मानवीय गरिमा की बात, और मार्क्सवाद ने उन्हें कैसे कहना है ये समझाया, मतलब उस शोषण के सिस्टम का विश्लेषण करके। बिल्कुल। तो उनका तरीका था सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे दिखाना, लगभग एक रिपोर्टर की तरह। लेकिन क्या साहित्य में इतने सीधे विरोध का एक खतरा ये नहीं होता कि वो कला से ज्यादा प्रचार लगने लगे? ये आलोचना कई बार हुई है और इसमें कुछ सच्चाई भी है। कभी कभी लगता है कि आनंद का संदेश उनकी कला पर हावी हो जाता है। उनकी भाषा बहुत सीधी और असरदार है, लेकिन इसमें राजा राव जैसी काव्यात्मकता या नारायण जैसा ठहराव नहीं है। हाँ। लेकिन शायद यही उनकी ताकत भी थी। वो कला की परतों के पीछे छुपना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी बात समाज को एक थप्पड़ की तरह लगे, उसे नींद से जगाए। अच्छा। उस दौर में शायद इसी तरह की सीधी चोट की जरूरत थी। उनका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, एक बहस छेड़ना था। तो आनंद का जवाब था सच्चाई को उसकी पूरी कड़वाहट के साथ सामने रखकर पहचान बनाना। हाँ। लेकिन हर कोई इस रास्ते पर नहीं चला। एक बिल्कुल अलग रास्ता था
जो यथार्थ की जमीन से उठकर मिथकों और परंपरा के आसमान की तरफ जाता था। और ये रास्ता हमें राजा राव तक ले जाता है। राजा राव, बिल्कुल। उनका उपन्यास कांथापुरा पढ़ते हुए ऐसा लगता ही नहीं कि हम एक अंग्रेजी उपन्यास पढ़ रहे हैं। हाँ, और यही राजा राव का सबसे बड़ा और साहसिक प्रयोग था। वो इस दुविधा से जूझ रहे थे कि अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा में भारतीय गांव की आत्मा, उसकी धड़कन को कैसे पकड़ा जाए। बिल्कुल। उनका मानना था कि आप सिर्फ शब्द बदल नहीं सकते, आपको भाषा की पूरी चाल, उसकी लय को भारतीय बनाना होगा। उन्होंने अंग्रेजी का भारतीयकरण किया। भारतीयकरण? वो अंग्रेजी को एक भारतीय साड़ी पहनाने की कोशिश कर रहे थे। ये भारतीयकरण सुनने में बहुत दिलचस्प लगता है। उन्होंने असल में ये किया कैसे? क्या इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। उन्होंने कई स्तरों पर काम किया। सबसे पहले उन्होंने कहानी सुनाने का तरीका ही बदल दिया। कांथापुरा की कहानी एक गांव की बूढ़ी औरत सुनाती है। अच्छा। तो भाषा में वैसी ही स्वाभाविकता, वैसी ही रवांगी है जैसी हमारे यहाँ किस्से कहानियों में होती है। दूसरी बात, उन्होंने अंग्रेजी के वाक्य विन्यास, मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर, को संस्कृत की तरह मोड़ दिया। जैसे वो शायद ये नहीं लिखते कि द सन रोज। तो वो कैसे लिखते? वो कुछ ऐसा लिखते, एंड द सन ही केम ओवर द हिल्स एंड द डार्कनेस इट फ्लेड फॉर द डे वॉज अपॉन अस। इसमें एक लय है, एक दोहराव है जो भारतीय भाषाओं जैसा महसूस होता है। वाह। उन्होंने अंग्रेजी में एक भारतीय संगीत पैदा करने की कोशिश की। ये तो भाषा के स्तर पर एक तरह का स्वतंत्रता आंदोलन है। मतलब वो सिर्फ कहानी नहीं कह रहे थे, वो अंग्रेजी भाषा को ही एक तरह से आजाद कर रहे थे, उसे भारतीय बना रहे थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये भाषा के स्तर पर स्वदेशी आंदोलन जैसा ही था। और फिर उन्होंने जो सबसे जरूरी काम किया वो था मिथक और यथार्थ को मिला देना। अच्छा, वो कैसे? कांथापुरा में गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन गांव वालों के लिए सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, वो उनके लिए एक पौराणिक कथा बन जाता है। पौराणिक कथा? हाँ, गांधी एक राम जैसे अवतार हैं और अंग्रेज सरकार रावण की सेना। आजादी की लड़ाई एक धर्मयुद्ध बन जाती है। ओह, तो इससे वो आम लोगों से ज्यादा जुड़ जाता है। बिल्कुल। इससे होता यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन जैसा एक आधुनिक विचार गांव की सदियों पुरानी आस्था और परंपरा से जुड़ जाता है और लोगों के लिए ज्यादा अपना और शक्तिशाली बन जाता है। तो जहां आनंद यथार्थ को उजागर कर रहे थे, वहीं राव यथार्थ को मिथक का रूप दे रहे थे ताकि लोग उससे जुड़ सकें। ठीक यही। उनके लिए राष्ट्रवाद सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि ये एक आध्यात्मिक अनुभव था। ठीक है। उनके लिए भारत की पहचान उसके राजनीतिक नक्शे में नहीं बल्कि उसकी आत्मा, उसके पुराणों और उसकी आध्यात्मिक परंपरा में थी। लेकिन ये भी मानना होगा कि उनका ये अंदाज हर किसी के लिए नहीं है। उनकी भाषा घनी और जटिल हो सकती है और उसे पढ़ने के लिए पाठक को भी थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। पर यह एक ऐसा प्रयास था जिसने भारतीय अंग्रेजी लेखन के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया। तो हमारे पास दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ आनंद का जलता हुआ यथार्थवाद, दूसरी तरफ राव का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। हाँ। दोनों ही बड़े बड़े मुद्दों, बड़े कैनवास पर काम कर रहे थे। और फिर आते हैं आर.के. नारायण, जो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। ऐसा लगता है जैसे वो इस पूरी बहस को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, अरे भाई, असली भारत तो इन बड़े बड़े आंदोलनों में नहीं बल्कि एक छोटे से शहर की गलियों में बसता है। हाँ ये कहने का बहुत अच्छा तरीका है। नारायण ने हमें मालगुडी दिया। मालगुडी भारत के नक्शे पर कहीं नहीं है, लेकिन वो भारत के हर कोने में है। वो एक ऐसा काल्पनिक शहर है जो हम सबको असली लगता है। नारायण का मानना था कि भारत की कहानी किसी एक बड़े विचार या आंदोलन से नहीं कही जा सकती। भारत की कहानी तो उसके करोड़ों आम लोगों की छोटी छोटी जिंदगी, उनकी उम्मीदों, उनकी नादानियों और उनके रोजमर्रा के संघर्षों से बनती है। मुझे उनकी ये बात हमेशा आकर्षित करती है कि उस तूफानी दौर में जब हर कोई राष्ट्र, धर्म, जाति जैसे बड़े मुद्दों पर लिख रहा था, नारायण में यह आत्मविश्वास था कि वो एक साधारण क्लर्क या एक छोटे दुकानदार की कहानी को भी उतनी ही अहमियत से कह सकते हैं। हाँ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रचनात्मक फैसला था। ये एक बहुत ही साहसिक और मौलिक फैसला था। उन्होंने भारत को किसी विचारधारा के चश्मे से नहीं देखा, उन्होंने उसे बस वैसे ही देखा जैसा वो था। और उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी भाषा है। अगर राव की अंग्रेजी एक भारी अलंकृत साड़ी की तरह है, तो नारायण की अंग्रेजी एक साफ खिड़की के शीशे की तरह है। वाह, क्या तुलना है! वो इतनी पारदर्शी हैं कि आपको भाषा का एहसास ही नहीं होता। आप सीधे उनके किरदारों और उनकी दुनिया को देखने लगते हैं। उनकी अंग्रेजी में कोई दिखावा नहीं है, बस एक गहरी सादगी और ईमानदारी है। और शायद इसी सादगी की वजह से उनका हास्य इतना असरदार होता है ना? बिल्कुल।
वो आनंद की तरह गुस्से से कटाक्ष नहीं करते, बल्कि इंसानी कमजोरियों पर धीरे से मुस्कुराते हैं। सही बात है। उनके पात्र महान नहीं है, वो हमारी और आपकी तरह साधारण लोग हैं जो जिंदगी से छोटी छोटी चीजें चाहते हैं और अक्सर उसमें उलझ जाते हैं। कहते हैं कि नारायण ज्यादा घूमते फिरते नहीं थे, उनकी दुनिया मैसूर शहर में ही सिमटी थी, और शायद इसीलिए वो एक छोटे से शहर की आत्मा को, वहां के लोगों के मनोविज्ञान को इतनी गहराई से पकड़ पाए। हाँ, ये हो सकता है। वो दिखाते हैं कि एक साधारण इंसान की जिंदगी में भी उतना ही ड्रामा, उतनी ही कॉमेडी और उतनी ही ट्रेजेडी होती है जितनी किसी महाकाव्य के नायक की जिंदगी में। उनका ये नजरिया सार्वभौमिक है। सही बात। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप मालगुडी के किरदारों से खुद को जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो इंसानियत की बुनियादी सच्चाइयों की बात करते हैं। तो अगर हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस लौटें कि अंग्रेजी भाषा में भारतीय पहचान कैसे गढ़ी जाए, तो हमारे पास अब 3 ठोस और अलग-अलग जवाब हैं। हाँ, बिल्कुल। मुल्क राजानंद कहते हैं, समाज के जख्मों को दिखाकर, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर। राजा राव कहते हैं, भाषा को अपनी परंपरा के सांचे में ढालकर और अपनी कहानी को मिथकों से जोड़कर। सही। और R.K. नारायण कहते हैं, साधारण जीवन की असाधारण कहानियों को पूरी ईमानदारी और सादगी से सुनाकर। ये बेहतरीन सार है, और इन तीनों को एक साथ देखने पर ही हमें भारतीय अंग्रेजी उपन्यास की शुरुआती तस्वीर पूरी होती है। ये तीनों मिलकर एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। एक छोर पर सामाजिक यथार्थवाद है, दूसरे छोर पर मिथक और आध्यात्मिकता है, और बीच में कहीं साधारण जीवन का हास्य और करुणा है। वाह! उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लेखकों के लिए सिर्फ रास्ता नहीं बनाया, बल्कि 3 अलग-अलग रास्ते बनाए। उन्होंने साबित किया कि आप अंग्रेजी में लिखकर भी उतने ही भारतीय हो सकते हैं जितने किसी और भाषा में। लेकिन जाहिर है, जब कोई नई चीज शुरू होती है तो उसमें कुछ कमियां भी होती हैं। आज जब हम मुड़कर देखते हैं, तो क्या हमें इन शुरुआती उपन्यासों में कुछ सीमाएं भी नजर आती हैं? हाँ, और उन पर बात करना भी जरूरी है। एक बात तो यह है कि उस समय की ज्यादातर कहानियां पुरुषों के नजरिए से कही गईं। सही बात। महिलाओं के किरदार अक्सर या तो माँ, पत्नी, बेटी होते थे, या फिर आदर्शवादी प्रतीक। उनका अपना स्वतंत्र मनोवैज्ञानिक संसार उतना उभर कर नहीं आ पाया। दूसरी आलोचना यह भी होती है कि यह साहित्य एक बहुत छोटे पढ़े लिखे शहरी अभिजात्य वर्ग के लिए लिखा और पढ़ा जा रहा था। इसकी पहुंच आम जनता तक नहीं थी। अच्छा। लेकिन इन सीमाओं के बावजूद उनका योगदान ऐतिहासिक है। उन्होंने एक ऐसी इमारत की नींव रखी जिस पर सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय और अमिताभ घोष जैसे लेखकों ने आज बुलंद मंजिलें खड़ी की हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे 3 बिल्कुल अलग स्वभाव के लेखकों ने एक विदेशी भाषा को अपनाया और उसे एक भारतीय आवाज दी। आनंद की आग, राव की गहराई और नारायण का ठहराव, इन तीनों ने मिलकर भारतीय अंग्रेजी कथा साहित्य को वो शुरुआती ऊर्जा दी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। बिल्कुल। उन्होंने ये साबित कर दिया कि कहानी भारतीय होनी चाहिए, भाषा कोई भी हो सकती है। हाँ। उन्होंने दिखाया कि अंग्रेजी सिर्फ शासकों की भाषा नहीं, बल्कि भारत की अनगिनत कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने का एक पुल भी बन सकती है। बिल्कुल। उनका काम आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि पहचान, परंपरा और आधुनिकता की कश्मकश आज भी हमारे समाज का एक बड़ा सच है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर आनंद राव और नारायण आज के दौर में लिख रहे होते, तो वो आधुनिक भारत के किन पहलुओं को अपनी कलम का विषय बनाते? दिलचस्प सवाल है। क्या मुल्क राजानंद की आग हमें आज के सोशल मीडिया के अन्याय और ट्रोलिंग पर एक उपन्यास देती? क्या राजा राव आज के राजनीतिक माहौल को किसी नए मिथक में ढालने की कोशिश करते? और R.K. नारायण हमारी वर्क फ्रॉम होम की जिंदगी या स्टार्टअप कल्चर में छिपे छोटे छोटे हास्य और त्रासदियों को मालगुडी के किसी गली में खोज निकालते? हाँ। ये सोचना दिलचस्प है कि उनकी नज़र आज के भारत को कैसे देखती।